जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताएंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही है। तो आइए देखते हैं क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसे हम शॉर्ट में कहें तो यूसीसी कहते हैं। यू का मतलब यूनिफॉर्म, सी का मतलब सिविल, सी का मतलब कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हिंदी में अगर हम इसे देखें तो इसे कहते हैं समान नागरिक संहिता। तो देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते किसे हैं। मार्कर नहीं चल रहा लगता है। तो देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड किसे कहते हैं। देखिए, अगर इसे एक लाइन में अगर इसे बताना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है एक लाइन में, तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि वो कानून जो सबके ऊपर समान लागू हो, सबके ऊपर समान लागू हो, फिर वो किसी धर्म का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। वो कानून जो सबके ऊपर समान लागू हो, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी चीज, दूसरी पॉइंट ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसे कि इसका जो है किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिफॉर्मिटी लाना मतलब सबको समानता लाना, किसी धर्म से का कोई ताल्लुक नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इसका कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें इसमें, तो ये आता है कि इस धर्म के आधार पे किसी को कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई माइनॉरिटी है तो उसे विशेष लाभ मिलेगा, मेजॉरिटी है तो नहीं मिलेगा, या हिंदू है तो मिलेगा, मुस्लिम है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। किसी को विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी चौथी पॉइंट ये है कि तलाक, जायदाद, जमीन, इन सब के मामले में सबके ऊपर समान कानून लागू होगा। फिर वो SC, ST, OBC, जनरल या नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, इसका कोई लेना देना नहीं है। सबके ऊपर समान कानून लागू होगा। तो ये मेन चीजें थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो देखते हैं कि इसमें संविधान हमारे क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। संविधान जो है, दो आर्टिकल के इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, बड़ा ही मतलब कंफ्यूजन क्या, बड़ा ही विवाद है दोनों कानून के बीच में। दो आर्टिकल बीच में ये किसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगर हम लागू करने की बात करते हैं तो दो ऐसे आर्टिकल हैं जिसके अगर दोनों को पढ़ा जाए तो विवाद हो जाए। देखिए, पहला आर्टिकल ये 1944, आर्टिकल 44, और दोनों आर्टिकल नीति निर्देशक तत्व के ही हैं। और नीति निर्देशक तत्व की खासियत ये है कि ये जो है बाध्यकारी नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो इसे लागू करे, चाहे तो ना लागू करे तो अच्छी बात है, नहीं लागू करे तो कोई कह भी नहीं सकता। तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत के राज्य पूरे क्षेत्र पर लागू किया जाए, अगर हो सके तो भारत के राज्य क्षेत्र के ऊपर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, जितना भारत का राज्य क्षेत्र है। कहने का मतलब कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अरुणाचल से लेके गुजरात तक, जम्मू, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, चाहे जो वहाँ भी हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसको जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के सबके ऊपर लागू किया जाए। ये आर्टिकल 44 कहता है। लेकिन हमें आर्टिकल अगर 37 की बात करें, ये भी नीति निर्देशक तत्व का ही हिस्सा है। आर्टिकल 37 ये कहता है कि सबको सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले और आर्थिक न्याय मिले। सामाजिक
प्लस आर्थिक न्याय मिले। कहने का मतलब सामाजिक न्याय का मतलब, सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि समाज में किसी के भेदभाव न किया जाए किसी को। जैसे कि अगर कोई निम्न एससी है तो उसे ये ना हो कि उसके घर पे होता है ना छुआछूत, कि उसके छुआ गिलास पानी नहीं पिएंगे, उसको अपने गिलास में खाना नहीं खिलाएंगे, अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाएंगे। तो ये ऐसा कुछ, ये सब कुरीतियाँ समाप्त की जाए, सबको पर समानता लागू हो। यस। और आर्थिक न्याय का मतलब कि जैसे कहते हैं रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, तो सामाजिक और आर्थिक रूप से रिजर्वेशन दिया जाता है, हमें पता है। तो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, एससी को रिजर्वेशन मिलता है। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी कैसे आएगी, ये एक बड़ा चैलेंज है, सरकार की समझ के बड़ा चैलेंज है कि अगर यूनिफॉर्मिटी लाते हैं तो फिर एससी एसटी और ओबीसी का क्या होगा, उनको जो रिजर्वेशन मिलता है क्या उसे खत्म करोगे। तो ये थोड़ा सा इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। इसीलिए विवाद है आर्टिकल 44 और आर्टिकल 37 के बीच में विवाद है कि कैसे यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। आर्टिकल 44 कुछ और कहता है सबके ऊपर समान ना लो, लेकिन आर्टिकल 37 कहता है सामाजिक और आर्थिक न्याय दिया जाए। इस पे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा सरकार को। और देखते हैं कि धर्म क्या कहता है, क्योंकि सभी धर्म के अपने अपने पर्सनल लॉ होते हैं। हिंदू का अपना पर्सनल लॉ होता है, मुस्लिम का अपना पर्सनल लॉ होता है, और भी धर्म के अपने पर्सनल लॉ होते हैं। अब देखिए पर्सनल लॉ और संविधान अलग अलग चीजें हैं। संविधान और पर्सनल लॉ वो अलग अलग चीजें हैं। अगर संविधान ऐसी चीज है वो सब पे समान रूप से लागू होता है, उसको सबके समान अधिकार, जरूरत के हिसाब से, आर्थिक सामाजिक हिसाब से सबको अधिकार दिए गए हैं। और पर्सनल लॉ होता है उस पे जो है ये सिर्फ एक विशेष धर्म के, जैसे हिंदू का पर्सनल लॉ है तो वो अपने धर्म होता है, धर्म के अनुसार चलते हैं। मुस्लिम का पर्सनल लॉ होता है तो अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। तो देखते हैं पर्सनल लॉ क्या कहते हैं। और देखिए अगर पर्सनल लॉ की हम बात करें तो पर्सनल लॉ में अगर किसी चीज की विशेष बात की गई है तो वो शादी की बात की गई है। देखते हैं कि अधिकतर जो है लोगों को कैसा रहना चाहिए, पूजा या मतलब इज्जत वगैरह, इस तरह की चीज़ें पर्सनल। और सबसे बड़ा ये विडंबना ये है ना कि पर्सनल लॉ में शिक्षा की बात नहीं की गई है। इसको छोड़ के सारी चीज़ें जो है, सारी ड्रामेबाजी पर्सनल लॉ में की गई है। तो देखते हैं मुस्लिम के पर्सनल लॉ में ऐसा है कि लड़कियों की उम्र नाबालिग रूप से जो है शादी उनको करने की इजाज़त है। इसीलिए देखते हैं कि देखिए मुस्लिम में जो है वो 14 साल 15 साल या इस तरह की में शादी कर दी जाती है। कभी कहीं अगर आप आउट में जाते हैं, गांव साइड में जाते हो, तो वहाँ पे शादी बहुत छोटी उम्र में करती है। कैसे कर तो हर धर्म में की जाती है, लेकिन मुस्लिम धर्म में तो खुले तौर पे जब पर्सनल लॉ में इजाज़त है कि आप नाबालिग अगर लड़की है तो उसकी शादी आप कर सकते हो। और देखते हैं ईसाई पर्सनल लॉ में भी ऐसा कुछ है। ईसाई के पर्सनल लॉ में ऐसा है कि उनको जो है वो अपने बच्चों की जो है प्राकृतिक रूप से जो गार्जियन नहीं होते हैं। ईसाई के पर्सनल लॉ में कहने का मतलब उनके पिता ही उनके गार्जियन होते हैं, वो गार्जियन नहीं होती हैं, महिलाएं गार्जियन नहीं होती हैं। देखिए एक चीज़ ये है ना कि पर्सनल लॉ जो धर्म का है वो महिलाओं के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि सांसत है, कहते हैं ना बहुत विडंबना है। तो अगर यूनिफॉर्मिटी अगर आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा वो महिलाओं को होगा, क्योंकि सारी ड्रामेबाजी महिलाओं को हुई
के लिए की गई है पर्सनल लॉ में, जैसे कि उनकी शादी नाबालिग रूप से कर दी जाए, वो पढ़ नहीं सकती हैं, वो इतने बजे के बाद बाहर जा नहीं सकती हैं, वो जो है उनको ये काम करना ज़रूरी है। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो है प्रताड़ित होना पड़ता है पर्सनल लॉ में। वैसे भी जैसे ईसाई में ही देख लेते हैं, हम कहते हैं ईसाई बहुत एडवांस धर्म माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ के पर्सनल लॉ में जो है महिलाएं जो होती है वो अपने बच्चों के प्राकृतिक रूप से जो है वो गार्जियन नहीं होती है, उनके पिता ही उनके गार्जियन होते हैं। पारसी के पर्सनल लॉ में बात कर दी जाए, पारसी के धर्म में ये होता है कि वो जो बच्चे को गोद लेती है उनका उनकी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं उनकी संपत्ति में नहीं होता है। तो खासकर बच्चियों का, बच्चियों अगर लड़की है उनको गोद लेती है तो उनका धर्म कोई अधिकार नहीं होता है। और हिंदू में देखे जाए, हिंदू में अगर हम देखें तो अगर शादी के बाहर कोई बच्चा पैदा होता है, शादी के बाहर का मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं ना, शादी हो गई उनका किसी और के साथ संबंध है, अगर वहां से उनको कोई बच्चा पैदा होता तो उसका जो है कोई अधिकार नहीं है संपत्ति में, या उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है। और सिख की बात करें अगर हम, सिख की बात करें तो इनका जो तलाक होता है ना, सिख में तलाक वो जो हिंदू धर्म के अनुसार होता है। हम जानते हैं कि सिख जो हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है, वो तो बाद में जो है सिख अलग से, इसलिए सिख एक कभी कभी तो होता है ना कि पंथ कहा जाता है, जैसे जैन है, बौद्ध है, ये धर्म नहीं कहे जाते, ये पंथ कहे जाते हैं, क्योंकि ये धर्म से निकले हुए हैं, ये पहले धर्म नहीं थे, ये उनसे निकले हुए हैं, इसलिए इनको पंथ कहा जाता है। जैन पंथ है, ऐसे तो हम सब धर्म कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो पंथ है ये। बौद्ध पंथ है, सिख भी देखा जाए तो पंथ है, क्योंकि ये भी हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है, ये भी पंथ ही कहा जाएगा, लेकिन सब धर्म मानते हैं तो चलिए वो ठीक है। सिख धर्म में जो तलाक होता है वो हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू कानून के अनुसार, इसीलिए सिख इसका बहुत विरोध करते हैं। भैया मेरा अपना पर्सनल लॉ है तो मैं अपने हिसाब से तलाक करूंगा या शादी वगैरह, तो लेकिन इनका जो होता है हिंदू धर्म के अनुसार होता है, इसलिए इनका ये विरोध करते हैं। चलिए देखते हैं आगे कि भारत में जो है कौन सा राज्य जो है वो लागू कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो भारत में सबसे पहले अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य लागू कर रहा है तो वो उत्तराखंड लागू कर रहा है। ठीक है, उत्तराखंड लागू कर रहा है। तो अब देखिए उत्तराखंड लागू कर रहा है तो क्या क्या लागू कर रहा है। उनके जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने अभी जल्द ही इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था हम लागू कर रहे हैं। तो अब वहाँ देखिए क्या क्या लागू करते हैं हम लोग। अब वहाँ पे ये लागू हो रहा है, पहला कानून ये है उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड का कि लड़कियों की जो उम्र है ना वो 18 से 21 की जाए। कितना की जाए? 18 से 21। वैसे भारत के संविधान में भी यही था 18, बाद में 21 हुआ है। तो ये भी वहाँ पे उत्तराखंड में ये कह रहे हैं कि अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। देखिए ये जो हुआ है ना वो एक्चुअली देखा जाए तो कुछ धर्म पर्सनल, जैसे मुस्लिम पर्सनल धर्म है, वहाँ नाबालिग लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा। उनको मजबूरन 21 की उम्र में ही शादी करनी पड़ेगी। अब आप 18 की उम्र में या 18 से नीचे या आप 21 से नीचे शादी नहीं कर सकते, भले ही आप मुस्लिम हो, आपका पर्सनल लॉ कहता है, क्योंकि अब पर्सनल लॉ खत्म कर दिया गया है। देखिए एक बात हमने बताया नहीं कि अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो सारे धर्मों के पर्सनल लॉ खत्म कर दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके जो भी पर्सनल लॉ कहता है नाबालिग रूप से शादी करते थे वो खत्म हो जाएगा अपने आप, तो उनको 21 की उम्र में ही शादी करनी पड़ेगी।
जो उत्तराखंड में है। दूसरा कानून जो कहता है वो ये है कि अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, कहते हैं ना, अगर शादी के पहले अगर एक लड़का एक लड़की साथ रहते हैं, शादी जैसा व्यवहार करते हैं, तो उन्हें लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है ना। लिविंग कहा जाता है ना। तो वो शादी जैसा व्यवहार करते हैं, साथ रहते, पति पत्नी जैसा रहते हैं, लेकिन शादी नहीं हुई है तो वो लिविंग रहते हैं। तो उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा ना, वो ये होगा कि अगर आप लिविंग में रह रहे हो तो आपको अपने गार्जियन को, अपने माता पिता को बताना होगा कि हम लिविंग में रह रहे हैं, छुपा के नहीं रहना होगा। तीसरा जो है, तीसरा ये है कि हलाला, इद्दत, ये सब जो कुरीतियाँ हैं ना, वो समाप्त की जाएंगी। देखिए हलाला एक ऐसा है ना, बताएं आपको, हलाला कानून एक ऐसा कानून है ना उनका पर्सनल लॉ में, ये महिलाओं के लिए समझ लीजिए कि एक तरह से पाताल है, एक तरह से नर्क कह सकते हैं आप, या और भी अगर घटिया वर्ड यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं हलाला। क्योंकि हलाला एक ऐसा है ना कि जैसे कि एक पति पत्नी है, उनका निकाह हुआ है, मतलब निकाह, पति पत्नी है, निकाह गुजारिश सी बात है, पति पत्नी है, तो अब उनका तलाक हो गया है। तो पहले क्या था कि 3 बार तलाक बोल देने, अब तो हमारे भारत सरकार ने कानून बना दिया कि 3 तलाक जो अवैध है वो नहीं माना जाएगा। तो अब उनके पहले था कि अगर 3 तलाक आप ले लेते हैं, अगर पति पत्नी से ले लेता है 3 तलाक और वो तलाक ले लेता है, अगर फिर से वो शादी करना चाहता है या दोनों सहमत फिर से हो गए, फिर शादी करना चाहते हैं, तो अब उनको हलाला से गुजरना पड़ेगा। हलाला मतलब कि अब आपको किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, फिर आके आप उससे शादी करोगे। तो ये बहुत घटिया चीज़ था हलाला मुस्लिम में, कि आप पहले किसी और से जाकर संबंध बनाओ, फिर जाके तब अपने पति से शादी करो दोबारा। तो ये था, तो ये इसका बड़ा विरोध जो है हुआ था। तो अब ये भी सब खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा महिलाओं, मैंने बताया ना कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इससे महिलाओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो उन्हीं के खिलाफ थी। तो अब जैसे कि, और तीसरा ये है कि अब तलाक वगैरह जो भी लिए जाएंगे, चाहे किसी भी धर्म में हो, वो कानून के अनुसार लिए जाएंगे। अब वो किसी के पर्सनल लॉ के अनुसार नहीं लिया जाएगा कि हमारा धर्म ये कहता है तो हम 3 तलाक बोल के ले लें, या हमारे धर्म ये कहता है कि ये 3 तलाक बोल के ले लें। तो ऐसा नहीं है। अब कानून के अनुसार आप कोर्ट जाइए, दोनों सहमत हैं तभी तलाक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर होगा भी तो आप उनको मुआवजा दीजिए, जो भी कानून है कि आप उनको, ऐसा होता है ना कि जैसे कि साहबानों केस आया था, सबसे बड़ा फेमस उसी में हुआ था कि उनको 82 साल की उम्र में उनके पति ने उनको तलाक दे दिया था। सोचिए, ये उम्र लोगों की मरने की होती है, तो उनकी उम्र में उनको, उनके पति ने उनकी पत्नी को तलाक दे दिया था। तो अब ये हुआ, तो ये कोर्ट गई, तो वहाँ पे ये हुआ कि भैया आप इनको हर्जाना दो, इनका भरण पोषण दो, अब महीने में इनका दो। अब ये इस उम्र में कहाँ जाएंगी? तभी से कानून लोग है कि अगर आप तलाक लेते हो तो जब तक जो है वो, अगर वो इस्टेब्लिश नहीं है, महिला इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप उनको भरण पोषण दो, महीने का खर्चा दो, उनके खाने पीने का खर्चा, उनके कपड़े का खर्चा, जो भी खर्चा उनको महीने का आता है, तो वो आप उनको पति पत्नी को देगा। तो यही हुआ कि अब सारी चीज़ें कानून के अनुसार होंगी। और अब ये है, अब देखिए एक कानून ये है जो यहाँ पे भी जो है, देखिए अगर कानून की बात, महिलाओं की बात की जाए तो मुस्लिम, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी में महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर बाहर, अभी तो बाहर चलती हैं तो उनको बुर्का पहनना पड़ता है। क्या चीज़ें सही है गलत है, क्या अभी इसकी डिस्कस में नहीं पढ़ना है। और हलाला, जिसने बताया हलाला जैसे कानून से उनको गुजारना पड़ता है।
और कोई पति उनका है तो 3 तलाक दे देता है। तो इस तरह सारी चीज़ें, उनकी स्थिति बड़ी ख़राब थी। तो अब जो है वो, अब देखिए ये, अब एक चीज़ और समाप्त होगा, एक पति या एक पत्नी एक से अधिक पति पत्नी अब नहीं रख सकेगा। जैसे मुस्लिम में क्या था, एक साथ जो है एक पति 4 शादियां कर सकता है, इसका मतलब 4 पत्नियां वो रख सकता था। चार शादी का मतलब वो एक साथ 4 पत्नियां वो रख सकता था। तो कहने का मतलब ये है कि अब वो ऐसा, उनको एक ही पत्नी, लोग तो एक पत्नी को नहीं संभाल पाते हैं, मारपीट तलाक सब हो जाता है, कोर्ट चले जाते, कचहरी चले जाते हैं, वो उनका सर फोड़ दिया, उनको सर फोड़ दिया, एक पत्नी नहीं समझती है। तो यहाँ 4 पत्नियों का रिवाज जो है वो खत्म हो गया, अब एक ही रहेगा, एक पत्नी एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकेगा। तो ये उत्तराखंड ने, यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ये सारी कानून को लागू करेगी। अब देखिए कि चैलेंज क्या है लागू करने के लिए। सरकार के सामने चैलेंज क्या है, क्या क्या बाधाएं आएंगी। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे समाज में आदिवासी हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज, यही एक चैलेंज ही है क्या देखा जाए तो। आदिवासी मध्य प्रदेश में है, हमारे उत्तर प्रदेश गोंडा वगैरह में चले जाएंगे, बहराइच इधर चले जाएंगे आप, नॉर्दर्न साइड में चले जाएंगे या ईस्टर्न साइड में चले जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया, भारत का नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया पूरा आदिवासियों से भरा पड़ा है, ठीक है ना। साउथ का कुछ इलाका मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है हमारे आदिवासी जो हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या मामला, क्या फंस रहा है यहाँ पे, मामला ये फंस रहा है कि अगर पहले देखिए क्या होता था, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आपको रहने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती है, सिर्फ घूमने की इजाज़त ही क्यों है नॉर्थ ईस्ट में, पता है इसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत पुरानी संस्कृति है इनकी। हम कहते हैं हम मॉडर्नाइज हो गए, हम मॉडर्न हैं। मॉडर्न का मतलब हम अपनी संस्कृति को चेंज कर दिए, बदलाव कर दिए हैं, हम जीन्स टी शर्ट पहनने शुरू कर दिए हैं, है ना। लेकिन आदिवासी अभी भी वही पत्ते वाला क्या क्या कैसे कैसे पहनते हैं, धीर धनुष तीर लेके चलते हैं, शादी का रिवाज अलग उनका है ना, रहने सहने का तरीका उनका अलग है, तलाक का तरीका उनका अलग होता है, वो भी अभी बताएंगे। एक समाज आदिवासी में एक ऐसा है, अगर वहाँ तलाक जब लेते हैं ना तो एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारेंगे तब समझ, हाँ ये उनका तलाक हो गया है। तो कई कानून आदिवासी हैं, तो भारत सरकार ने उनको प्रोटेक्ट खुद किया है कि भैया ये बड़ी पुरानी कल्चर है इनकी, क्योंकि अगर ये विलुप्त हो गए तो पुरानी परंपरा नष्ट हो जाएगी। तो अब चैलेंज ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके ऊपर कैसे लागू किया जाए, क्योंकि रह तो भारत में रहे हैं। तो अब क्या उनकी संस्कृति आप नष्ट कर दोगे, जिनको आप पहले प्रोटेक्ट कर रहे थे कि भैया इनकी संस्कृति को रक्षा करो किसी भी हालत में, क्योंकि यही बहुत इनकी ये कहते नहीं, रामायण महाभारत आप देखो तीर धनुष चलाते थे, तो अभी ये वैसे ही चलाते हैं। तो क्या इनकी संस्कृति आप नष्ट कर दोगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज यूनिफॉर्म सिविल कोड के बाद, इसको मैनेज करना पड़ेगा। या तो अब इनको एक्सेप्शन में रखो, अपवाद में रखो, भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड इनके ऊपर लागू नहीं, इनकी संस्कृति की रक्षा की जाएगी। बहुत सारे आदिवासी हैं भाई, और बड़े, और कुछ देखो तो कुछ तो हालांकि कुछ अच्छे कल्चर भी हैं जो हमारे पुराने ये दिन याद दिलाते हैं, महाभारत रामायण जो कहते हैं हम लोग टीवी में देखते हैं, उनके दिन याद दिलाते हैं ये सब। तो इनकी कल्चर, इनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे बैन कर दिया गया कि भैया पता है, एक नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए एक आपको परमिट लेना पड़ेगा। क्या हो गया, आप सोचोगे कि आप अपने ही देश के लिए कैसा परमिट लेना पड़ेगा, भाई वीजा वगैरह तो बाहर जाने के लिए लेना पड़ता है ना, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में लेना पड़ेगा। अब जाओगे नॉर्थ ईस्ट में ILP नामक परमिट लेना पड़ेगा आपको, इसे कहते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट, यह आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, आप इतने दिन यहाँ पे रहोगे,
क्या क्या करोगे, कहाँ कहाँ घूमो, पूरा डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। वो इसलिए देना पड़ता है ताकि आप यहाँ पर कोई खुरापात ना करो, आदिवासियों के वहाँ आप उनके घर न उजाड़ो, या उनके कल्चर को ऐसा ना हो कि आप कल से यही रहने लगो, उनको परेशान करने लगो, उनके कल्चर को नष्ट कर दो, झगड़ा कर लो, या और लोगों को बुला लो, चलो यार यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ रहते हैं, आप रहने लगो, कुछ और लोग को बुला लो, वो भी रहने लगे, तो पता लगा बेचारे आदिवासी छोड़ के भागने लगे, या उनका पूरा नष्ट हो गया, संस्कृति भी पूरी उनकी नष्ट हो गई। तो उनको बचाने के लिए ही ये सब सारे कानून बनाए गए कि इनकी रक्षा की जाए। तो अब ये चैलेंज ये है कि अब उनको कैसे आप उनको मैनेज करोगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा संविधान के विशेषज्ञों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, या भारत सरकार को समझना पड़ेगा कि ये कैसे लागू किया जाए। या तो इनको एक्सेप्शन में रखो, आप अपवाद में रख दो आप कि ठीक है भैया इनको छोड़ दो। तो दोस्तों यही था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब यहीं तक है। जय हिंद, नमस्कार।